दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, कल जो एंड पे मैंने एबनॉर्मल गेन किया था, वो मुझे भी अंदाजा था कि जब आप ये दिमाग बंद कर लेते हैं ना कि नहीं सर नहीं, बस टाइम नहीं है, बस करें क्लास, तो आप दिमाग वाकई बंद कर चुके होते हैं। तो मैं कल वाली फिगर दोबारा लिख रहा हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो जल्दी जल्दी में ना उन ब्रैकेट्स में से कोई एक आधी फिगर में शायद चेंज करना भूल भी गया था। एबनॉर्मल गेन वो यूनिट्स हैं जो बन गए। अगर असल बात देखें तो हाँ, असल तो ऐसे ही है कि वो हैं जो ज़ाया नहीं हुए और बन गए, और वो जो बन गए वो इसमें है कि नहीं है ना भाई, जो ज़्यादा बन गए हैं तो है ना इसके अंदर, क्यों नहीं है, वो इसमें है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट ही यही था कि पर यूनिट कॉस्ट सस्टेन रहे और ऐसे ही रहे जैसे उतना ही लॉस हुआ जितना होना चाहिए था। तभी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि पर यूनिट कॉस्ट के अंदर उतना लॉस बिल्ड कर लिया जाए जो हमने सोचा है कि होता है। अगर उससे कम या ज्यादा हुआ तो पर यूनिट कॉस्ट को नहीं उसका इफेक्ट आने देंगे। ये कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का। यानी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का जो भी हम कुछ यहां करने वाले हैं वो एक एडजस्टमेंट है। उस एडजस्टमेंट की जिंदगी का मकसद क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट पे उस एबनॉर्मेलिटी का इफेक्ट ना आए, ये मकसद है, जस्ट एक एडजस्टमेंट है। अगर आप ये समझेंगे ना कि एबनॉर्मल गेन वो यूनिट्स हैं जो पूरे बन गए हैं, तो जो मैं अभी अंग्रेजी लिख रहा हूं और उसके साथ जो यूनिट्स के साथ सलूक कर रहा हूं, ये आप जिंदगी भर इसको माफ नहीं कर पाएंगे। कितने यूनिट्स हैं? जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि ये 100 यूनिट्स तो बन गए हैं, जब बन गए हैं तो फिर 80% क्यों? तो असल में बात यह है कि वो जो बने हैं ना वो इधर हैं, वो इसमें है। ये एक एडजस्टमेंट है और ये 100 वो नहीं है जो इस एडजस्टमेंट के करने का मकसद यहां पर वो 100 लिखना नहीं है जो बन गए हैं। ये कौन से 100 हैं? जो जाया नहीं हुए। अगर होते तो 80% तक कंप्लीट हुए होते। ये जो 80% था ना डिफेक्टिव यूनिट्स की, मैंने कहा था 80% कंप्लीट हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह कोशिश तो है कि आज ही जिक्र आ जाए इसका। एक इंस्पेक्शन स्टेज बताऊंगा मैं, उसका कॉन्सेप्ट डिटेल से तब बताऊंगा। अभी चूंकि बात समझा रहा हूं उसकी बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि जब कोई प्रोसेस चल रहा होता है उसमें जो यूनिट्स खराब होने होते हैं वो एक पास प्रैक्टिस से अंदाजा हो गया होता है। जैसे चलो अभी स्टूडेंट्स की मिसाल आ गई दिमाग में, जिन लोगों ने सीए नहीं करना होता, यानी उन्होंने एफर्ट ही नहीं करनी होती, वो शुरू के पेपर्स में ही अंदाजा हो जाता है कि ये नहीं हो रहे पास। जो शुरू के पेपर्स है ना, अभी जो कैफ का लेवल आप लोग क्या है ग्रुप ए, ये जो शुरू के 2-3 पेपर्स हैं, आप में से काफी सारे बच्चे भी एएफसी पास आए हुए हैं। कुछ होंगे जो जल्दी पुष्टि यहाँ चले ही चले जा रहे और 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, पेपर पास कर रहे हैं, लेकिन वो लगे हुए हैं, वो पेपर पास कर रहे हैं, उनको भी पता लग गया हुआ है, घर वालों को भी पता है कि वो सीरियस है। लेकिन आप में से आप जरूरी नहीं कि आप में से पूरे आई कैप के जो इस साल अपीयर होने जा रहे हैं इस अटेम्प्ट में, उनमें से बात कर रहा हूं। अभी कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो एएफसी पास करके आ तो गए हैं, लेकिन अभी उनको भी नहीं पता, उनके घर वालों को भी नहीं पता कि वो सीए वाला मटेरियल है भी कि नहीं है, उनको भी नहीं पता कि वो इसमें इंटरेस्टेड भी है कि नहीं।
लेकिन एक दो अटेम्प्ट के अंदर अंदर कांट छांट हो जाएगी। जब वो एक दो अटेम्प्ट में नहीं पास होंगे, उनको भी रियलाइज हो जाएगा, घर वालों को भी रियलाइज हो जाएगा, तो वो एक दो अटेम्प्ट के अंदर अंदर हो जाएगा। यानी पूरे सीए के कैरियर में 1 साल के अंदर अंदर पता चलता है जिसने छोड़ना है वो 1 साल के अंदर छोड़ जाएगा। इसी तरह से जब एक प्रोसीजर के अंदर यूनिट्स डाले जाते हैं तो मैनेजमेंट को पता है कि जिसने खराब होना होगा वो इतने टाइम के अंदर अंदर हो जाएगा। तो इस सवाल के अंदर ये जो 80% था, मशीन का ढक्कन ही जब खोला जाता था जब प्रोसीजर 80% चल चुका होता था, क्योंकि मैनेजमेंट को पता था कि उस टाइम तक जो निकाल गया, जो नहीं उसकी लाशें हम बाहर निकाल लेंगे। इसलिए ये 80% कंप्लीट थे और 80% ही कंप्लीट ही होते थे और बाहर निकाल लेते थे। ये लाइन यहां पर क्यों लिखी जा रही है कि ये वो 100 हैं जो बन गए, ये वो 100 हैं जो जाया नहीं हुए होते। जाया अगर तो कितने % कंप्लीट हुए होते? 80%। ये इस तरह से लाइन लिखी हुई है। तो आप जब तक इसकी जिद पे अड़े रहेंगे, नहीं नहीं सर बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हैं तो ये वो जो पूरे हो गए, तो फिर मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का। फिर जवाब ये है कि करना तो ऐसे ही है, करना तो ऐसे ही है। लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि सारी चीजें लॉजिकली समझा के चलूं। तो इन 100 को यहां लिखने का मकसद जस्ट पर यूनिट कॉस्ट में एक एडजस्टमेंट करना है, और इनको यहां पर हम इस नीयत से शामिल कर रहे हैं कि ये वो यूनिट्स हैं जो जाया नहीं हुए होते तो इतने इतने % कंप्लीट होके होते। ये उस सेंस में यहां माइनस हो रहा है। टू नाइन 8 कॉस्ट पर यूनिट 5 है चूंकि, तो इसलिए बस करंट पीरियड कॉस्ट है 6 लाख और 840 और स्क्रैप वैल्यू 2400। और इसका डिनोमिनेटर है 29,700 और 29,820। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 0.17। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल कल आया था, लेकिन चूंकि मैं जल्दी जल्दी समेट रहा था तो मैंने कल जवाब नहीं दिया। जब मैंने इसी सवाल को पहले एबनॉर्मल लॉस बना के किया था, सेम डाटा, तो भी ये पर यूनिट इतनी ही थी 20.12। अब भी इतनी है, क्योंकि अभी समझाइए बात कि एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बना है कि कॉस्ट पर यूनिट सस्टेन रहे। तो यही वजह है कि सेम आ गया। यहां इसलिए सेम नहीं आया क्योंकि ना अगर मैंने इसमें एबनॉर्मल गेन डालना था तो मुझे सवाल थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, और वो चेंज ऐसे करना चाहिए था कि एबनॉर्मल गेन के हालात में कन्वर्जन कॉस्ट 8,40,000 से और ज्यादा आ गई होती, असल में और ज्यादा आ गई होती। क्यों? क्योंकि वो बने हैं ना, तो असल में और आ गई होती। मुझे डाटा बदल देना चाहिए था, लेकिन मैंने चूंकि सेम डाटा यूज किया इसलिए ये आंसर सेम नहीं आया। वरना कॉन्सेप्चुअली एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन का कॉन्सेप्ट ही तब है कि कॉस्ट पर यूनिट सेम रह रही है। लेकिन ये इतना ज्यादा टची ना हो इस पॉइंट के ऊपर कि सर ने कहा था कॉस्ट पर यूनिट सेम रहनी चाहिए, इस पे को बहुत ज्यादा गौर मत करिएगा। ये वैसे बीच में एक बात कर दी, वरना इसको कोई जिंदगी का असूल ना बना लेना कि कॉस्ट पर यूनिट हिलनी नहीं चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट हिलनी नहीं चाहिए। अच्छा, कि ये सेम क्यों आया? सेम नहीं आया ये, खैर इतना जरूरी नहीं था। ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और इस कॉस्ट पर यूनिट से स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एक इसमें बीडी है 40 है और कन्वर्जन है 1000 इंटू 2.17 और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड थे 26,800 इंटू 20.12 प्लस 28.17 129
417 ठीक, और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 3000 इंटू 20.12 और कन्वर्जन 2100 इंटू 17 और एबनॉर्मल गेन की भी हाँ कॉस्ट ही निकालनी है बिल्कुल। और इसकी वजह ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी जब मैं आपको टी अकाउंट भी पढ़ा चुका हूँ। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन ही निकालनी है 100 इंटू 20.12 और कन्वर्जन इंटू 80 इंटू मुझे लगता है मैं ना कहीं इधर यूनिट्स भी कुछ चेंज नहीं कर सका था। ये है जी फाइफो जो कल बोर्ड पे मैंने एंड पे किया था जी। स्क्रैप वैल्यू क्या पता नहीं क्या था। नॉर्मल लॉस 300। नॉर्मल लॉस कितना था 300। कल दूसरे सेक्शन में बैठे हुए थे, इधर ही थे। 300 था यार, मैंने 300 लिखवाया था। है 300 ही नॉर्मल है, 300 सोचा था, असल में नुकसान 200 हुआ। मैंने नॉर्मल लॉस 300 लिखवाया था, एक्चुअल में 200 हुआ होगा। ये बोर्ड की सैर करा दे यार, स्लो स्लो। तो अब जो एडिशनल 20% है वो उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स में शामिल है, तो उन पे भी लगेंगे, तो यानी वो एक्सेप्टेबल है, वो लगना ठीक है, लेकिन 80% माइनस हो जाएगा। कल ऐसा करना, कल इस क्लास से पहले जब दवाम आ जा रही होती है तो मेरे पास आके पूछना, मैं एक्सेल पे कुछ कैलकुलेशन दिखा दूंगा, उसके हिसाब से जवाब दे देंगे। है जी, कल नहीं आना भाई, कल संडे। शुक्रिया, मैं वरना तो आप कल आ जाते, दरवाजा क्यों आते रहते, मंडे को आ जाते। यही सवाल अब आप करिए वेटेड एवरेज से। कर लिया? नहीं यार, होमवर्क तो एक अलग सवाल था। एक सवाल होमवर्क दिया था मैंने, याहिया लिमिटेड। स्प्रिंग 2008 का सवाल होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और सवाल किया होगा। आसान था ना? हाँ, तो ये 2008 की बात है। इसमें एक चीज जो मुझे लगती है डिस्कस करने वाली, क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे तो नहीं पूछ पा रहे होते, खुद ही बता देता हूं। ये जो स्पॉइलेज है, खराबी है, डिफेक्टिव है, ये 5% ऑफ आउटपुट लिखा हुआ है। अब इसमें एक सवाल, एक एतराज बाज़-औक़ात हो जाता है कि ये जो आउटपुट दिया हुआ है 1 लाख, टेबल में लास्ट लाइन यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ये 1 लाख यूनिट्स लिखे हुए हैं, ये आउटपुट है। नॉर्मल स्पॉइलेज इज 5% ऑफ आउटपुट। इसको पढ़ के ये मतलब लग सकता है कि इन 1 लाख में से 5% नॉर्मल लॉस है, यही है। तो आउटपुट 1 लाख है ना? हाँ, देखा, मेरा अंदाजा सही। 1 लाख में से 5% नॉर्मल लॉस है, ये पढ़ के मतलब लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। में से नहीं है, ये तो आउटपुट है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन की एक रेशो बता दी। जैसे अगर एक क्लास का रिजल्ट, कुछ स्टूडेंट्स फेल होंगे, कुछ पास होंगे, अगर ये रिजल्ट इस तरह से बताया जाए कि 80 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 20 फेल हुए हैं, इस क्लास में नहीं, आप तो सारे हो जाएंगे, वैसे मिसाल दे रहा हूं। 80 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 20 फेल हुए हैं। अगर पास और फेल का जस्ट वैसे ही एक रेशो निकालना हो
तो ये बोला जा सकता है, मैंने कहा बल्कि चलो और आसान कर लेते हैं, 100 पास हुए 20 फेल हुए, टोटल 120 थे, 100 पास 20 फेल। अगर जस्ट वैसे ही एक रेशो बनाया जाए कि फेल होने वालों की तादाद पास होने वालों का 20% है, ये मैंने जो फिगर बोली है ठीक डाटा बोला? टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 100 पास हो गए, 20 फेल हो गए। अगर जस्ट एक रिलेशन बताना हो तो ये कहा जा सकता है, मैंने कहा 100 पास हैं 20 फेल हैं, अगर एक रिलेशन बनाना हो तो ये कहा जा सकता है कि फेलियर की तादाद 20% ऑफ पास स्टूडेंट्स है। ये बात सही है? क्या इसका मतलब ये हुआ है कि जो पास हुए हैं उनमें से 20% फेल हो गए? नहीं, वो तो पास है, जस्ट वैसे ही एक रिलेशन बनाया हुआ है। तो इसी तरह से ये लिखा है कि नॉर्मल स्पॉइलेज इज 5% ऑफ आउटपुट, ये जस्ट एक नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लाख में से मजीद लॉस माइनस कर लें, ये 1 लाख आउटपुट ही है, वैसे ही बस कैलकुलेशन के लिए कह दिया कि 1 लाख के 5% के बराबर जो आंसर आएगा यानी 5000, तो समझो 5000 नॉर्मल लॉस। ये इस तरह से मतलब है, इन 1 लाख में से नहीं है जो जाया होने हैं। हाँ बिल्कुल, उसको बस रिलेट किया होता था कि लेबर कॉस्ट का 50% एफओएच, इसका मतलब ये नहीं था कि लेबर कॉस्ट में से आधा एफओएच है, ये जस्ट एक रिलेट की हुई है चीज। अच्छा, इसके अलावा हाँ एक मसला ये होना था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर कन्वर्जन कॉस्ट तो नहीं दी हुई, लेबर दी हुई है, तो बना लें खुद कन्वर्जन, क्योंकि लिखा हुआ है ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो इसीलिए दिया है ताकि आप एफओएच खुद कैलकुलेट कर लें। तो वो आप ओपनिंग के लिए भी करेंगे और जो करंट मंथ है उसके लिए भी करेंगे, तो लेबर के ऊपर 120% लगाएंगे तो ये एफओएच की अमाउंट आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, 1 लाख बने हैं बस, 1 लाख आउटपुट हो गए हैं। पूछो, मैं आपसे बात करना है, कुछ इग्नोर करें आप। सोल्यूशन मैंने बनाया है। हाँ हाँ, तो 1 लाख अब एंड आंसर है जो आउटपुट है। नहीं, आप कुछ और कह रहे थे, आप 95,000 कह रहे थे। हाँ, 1 लाख अब एंड है बस, ठीक। स्प्रिंग 8 में मुझे 2 बातें लगनी थी, वो मैंने बता दी हैं। आप लोगों में से जिसने पूछना है पूछें। किसको अलग जरूर कर देते अगर उसने रिक्वायरमेंट बी में खास तौर पे इनको अलग से ना पूछा होता, यानी हम सवाल जरूर कन्वर्जन की शक्ल में कर देते जैसे करते हैं, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट बी में कहा है कि कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल, लेबर और एफओएच, तो अब मटेरियल, लेबर और एफओएच, लेकिन यूनिट्स दोनों के लिए कन्वर्जन वाले लग रहे होंगे। चलो ठीक है जी, स्प्रिंग 8 डन। और अगर ये वाला सवाल वेटेड एवरेज से आधों ने कर लिया, आधों ने नहीं किया, तो बस फिर से टाइम जाया नहीं करते और सवाल करते हैं। वैसे आंसर टैली कर लेते हैं ताकि जो करना चाहें हम मजीद वो कर सकें। एंड आंसर मैच कर लेना। ये हो जाएगा 29,300। अगर जिन्होंने वेटेड एवरेज से किया है उनको आंसर टैली करा के दे रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं किया आइंदा करने का इरादा रखते हैं। ये क्या बना? क्या जी? 3 3 1 ओपनिंग भी आ जाएगा 40,000, 65,000, 637, $19.8 1 के 0.8। ये कॉस्ट पर यूनिट है नहीं, ये नहीं। और अब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में आएगा 29,300 इनटू ये
और वर्क इन प्रोसेस में आएगा 3000 इंटू ये, 2100 इंटू ये, और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन में आएगा 100 इंटू ये और 80 इंटू ये। अच्छा, आप में से सुबह FR2 में कौन थे मेरे पास? आज नहीं है एक्स्ट्रा क्लास, वो मीटिंग एक ज़रूरी कॉल आ गई है, तो आज एक्स्ट्रा वाली नहीं है FR2 की। हैं? कॉस्ट की तो एक्स्ट्रा थी नहीं। वरना मैं पक्का इरादा कर चुका था आइस 10 शुरू कराने का। अब आज नहीं हो सका तो मैं सोचूंगा मंडे को कंसोलिडेशन कराऊं या थ्योरी कराऊं। अच्छा, अब ये हम बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ एग्जाम लेवल पहुंच गए, बेसिक बिल्कुल लेवल तक हम पहुंच गए। अब यहां से आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ नोट्स लिख लें, और इस चैप्टर में बहुत सारे नोट्स लिखाऊंगा, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में चलते ही रहेंगे। एक तो लिख लें, अगर पहले नहीं लिखा था तो, अगर पहले लिखा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो आप लिख लेना कि आपको अगर FOH अप्लाइड और एक्चुअल दोनों अवेलेबल हैं तो हमने कैलकुलेशन में FOH अप्लाइड यूज कर। चलें, जिन्होंने नहीं लिखा आप लिख लें कि क्वेश्चन में एक्चुअल FOH और अप्लाइड FOH दोनों अवेलेबल हैं, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन में अप्लाइड FOH यूज करेंगे। और इस बात की वजह समझ आएगी जब मैं आपको डबल एंट्रीज करा दूंगा, तब आएगी वजह समझ। जी, अप्लाइड यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी मुझे उम्मीद है पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिसने नहीं लिखा वो अब लिख लेना कि जो आपको ये वर्क इन प्रोसेस या एबनॉर्मल गेन लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई होगी, ये बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन की है। अगर मटेरियल की अलग से होगी तो बताई होगी। दोबारा, ये जो वर्क इन प्रोसेस या ALAG की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कही हुई, बस कितने % कंप्लीट, ये बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन के हिसाब से है। अगर मटेरियल के एतबार से भी कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग से है तो बताई होती है। तीसरी बात, अच्छा जी, अच्छा, जितना ये नोट्स वगैरह लिखवाता हूँ ना, ये इतना वाजे लिखा करें कि आप पेजेस पलटें तो आपको पता चले कोई पढ़ने वाली कीमती बातें थी। ये सारी बातें जो आज बता रहा हूँ ये कीमती हैं सारी, ये इल्म के मोती हैं, समेट लें। अगली बात, अगली बात ये है कि ये जो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये टर्म्स जो है ना, ये सिर्फ तादाद के एतबार से हैं, वरना फिजिकली सब एक जैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं वो थोड़े से जले हुए हैं और अब नॉर्मल लॉस हुए जो बिल्कुल ही सड़ गए। ये हैं सब फिजिकली एक ही तरह के। ये तो बस तादाद की बात है कि जितना सोचा था वो नॉर्मल, जो उससे ज़्यादा हो गया वो एबनॉर्मल। इसीलिए जो डिफेक्टिव यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू है वो सब के लिए एक जैसी है। लंबी हो गई बात, समझ ही नहीं आई। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू चाहिए होती है, कहाँ, क्यों? पर यूनिट में इस्तेमाल होती है। और अभी फ़िलहाल तो मैंने रोक दी थी, लेकिन शुरू में बताई थी और अब आगे जब डबल एंट्रीज पे ले आऊँगा तो दोबारा बताऊँगा। हमें AL और AG की भी रिकवरी वैल्यू चाहिए हुआ करेगी। कल मैंने नहीं इस्तेमाल की थी, लेकिन जब शुरू में लॉसेस पढ़ाए थे तब थी AL की रिकवरी वैल्यू कि नहीं। और आगे जब मैं डबल एंट्रीज पे ले आऊँगा और T अकाउंट पे ले आऊँगा तब मैं दोबारा इनकी रिकवरी वैल्यू करवाऊँगा इस्तेमाल। तो बता मैं ये रहा हूँ कि नॉर्मल लॉस, AL, AG ये फिजिकली सब एक जैसे हैं, सिर्फ तादाद का फ़र्क होता है।
इसलिए जो भी डिफेक्टिव यूनिट की स्क्रैप वैल्यू है वो इन सब के लिए एप्लीकेबल है। नॉर्मल लॉस, देखें जब आप मेरे अल्फाज पकड़ के लिखने की कोशिश करेंगे ना तो फिर एक आधा अल्फाज भी मिस होगा तो आपका जुमला नहीं पूरा होगा। बात समझें और लिख लें। मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये फिजिकली एक ही जैसी चीजें होती हैं, इसलिए इनकी स्क्रैप वैल्यू सब पे एप्लीकेबल है। जो आपको सवाल में दी होगी स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, वही नॉर्मल लॉस की भी स्क्रैप वैल्यू है, वही एबनॉर्मल लॉस की भी है। अभी भी नहीं बात बनी। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन फिजिकली सब एक जैसे हैं, सिर्फ तादाद का फर्क है। इसलिए जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट सवाल में दी होगी वो इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। चले अगली बात लिखें। जी ठहर के। हाँ भाई चलें अगली बात। अगर एबनॉर्मल लॉस या गेन यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से कोई सवाल में किसी भी तरह का हिंट नहीं है, जैसे ये स्प्रिंग 8 में था, तो बस वो 100% कंप्लीट है। एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन का अगर सवाल में किसी भी तरह कोई भी हिंट मौजूद नहीं है कि उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता लगे, एएल और एजी अगर इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन के बारे में कोई हिंट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं सवाल में, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट 100% मुकम्मल है, जैसे स्प्रिंग 8 में है। अगला नोट लिखें। चलें अगले की मैं अंग्रेजी बता देता हूं। नॉर्मल लॉस जी अंग्रेजी, नॉर्मल लॉस इंग्लिश में ही होता है नॉर्मल लॉस। Normal loss may be given as a percentage of input. Normal loss may be given as a percentage of input or as a percentage of output. As a percentage of output. कि आपको जो नॉर्मल लॉस है वो इनपुट की परसेंटेज भी गिवन हो सकता है और आउटपुट की परसेंटेज भी गिवन हो सकता है। If nothing is mentioned, then by default it is a percentage of input. If nothing is mentioned, then by default it is the percentage of input. जी इसका मतलब ये है कि आपको नॉर्मल लॉस सवाल में जनरली 1% की शक्ल में दिया होगा। हो सकता है वो कहा हो कि नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, हो सकता है कहा हो 5% ऑफ आउटपुट है, तो वो इनपुट आउटपुट किसी की भी परसेंटेज की शक्ल में हो सकता है। लेकिन अगर लिखा है नॉर्मल लॉस इज 4% फुल स्टॉप बस, तो फिर वो 4% ऑफ
इनपुट है, ये मतलब है इस बात का। अगला पॉइंट लिखें, और ये अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में मोस्टली ऐसे ही टेस्ट होता है। ये वैसे तो सारे नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब जो बात पढ़ने लगा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट, यानी या तो कहा हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट या खामोशी है तो भी इनपुट ही है। इफ नॉर्मल लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट एंड stage of inspection is also available. Stage of inspection is also available. Then normal loss percentage is applied. To inspected units. Applied to inspected units. अच्छा, ये ना मैं आपको मिसालों से समझाता हूँ और कुछ बच्चों को उनसे ही समझ आ जाती है और वो उस कॉन्सेप्ट, उस लॉजिक को लेके ही चल लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को वो कॉन्सेप्ट समझ तो आ रहा होता लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा होता। तो मैं फिर एक फार्मूला भी बता दूंगा ताकि आप वो फार्मूला लगा लें। पहले समझ लें बात। अगर ये जो अंग्रेजी लिखाई है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अभी समझिएगा बस। अगर मई के महीने में प्रोसेस 1 का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था 4000 यूनिट्स जो 60% कंप्लीट था, और इनपुट 20000 यूनिट्स, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस चलो 2500, और इसको कर लें 70% कंप्लीट। तो क्या इसका यह मतलब है कि जब प्रोसेस 1 मई का महीना शुरू हुआ तो प्रोसेस 1 की मशीन में इतने यूनिट्स पड़े थे, उसी वक्त साथ ही 20 के 20000 डाल दिए, फिर पूरा महीना ये 24000 पड़े रहे, फिर महीने के बाद जब ढक्कन खोला तो इतने अभी भी पड़े रह गए, बाकी बाहर निकल गए? नहीं, ये इस महीने का टोटल डाटा है। ये 20000 सब एक वक्त में ही नहीं एंटर हुए, ये 1000 2 3 हजार करके डलते थे, प्रोसेस पूरा होता था और आउट हो जाते थे। ये कौन से हैं? जो बिल्कुल महीने के एंड पे अभी अभी जो मशीन में डले थे वो हैं, जिनके ऊपर वो पूरा ड्यूरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, ये वो है। इंस्पेक्शन स्टेज से मुराद वही है जो मैं भी समझा रहा था कि अगर एक ड्यूरेशन, अगर एक प्रोसेस, अगर मशीन के अंदर यूनिट्स ने पकना है और वो जो मशीन के अंदर यूनिट्स ने पकना है वो टोटल 4 घंटे पकना है। 4 घंटे का ये प्रोसेस है, प्रोसेस 1। जो भी यूनिट्स इस मशीन में डलेंगे 4 घंटे बाद पक के फिर निकाल के अगले प्रोसेस में चले जाएंगे, फिर अगले यूनिट मशीन में आएंगे, फिर 4 घंटे पकेंगे, फिर अगले प्रोसेस में चले जाएंगे। 4 घंटे का ड्यूरेशन है। मैनेजमेंट को पता है कि जिन्होंने खराब होना होता है वो 2 घंटे के अंदर अंदर हो गए होते हैं खराब, तो वो करेंगे ये कि जब 2 घंटे गुजर जाएंगे तो मशीन खोल के चेक करेंगे, क्योंकि ना ये कोई हांडी तो पक नहीं रही कि खुला बर्तन है और वहीं झांक के पता लग जाता है। इंस्पेक्शन करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लेने पड़ते होंगे, हो सकता है प्रोसेस को रोकना पड़ता हो, तो मैनेजमेंट कोई ना कोई स्टेज तय करेगी कि कितनी देर बाद हम मशीन खोल के देखेंगे। अगर मैनेजमेंट ने कहा कि हम 2 घंटे बाद देखा करेंगे तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ने रूल बना लिया कि जब प्रोसेस 50% चल चुका हुआ करेगा तो हम इंस्पेक्शन किया करेंगे। क्या मकसद होगा इंस्पेक्शन के करने का? ताकि जो खराब हैं उनको निकाल लें, ये ना हो कि वो पड़े रहें तो बाकी भी खराब हो जाए। इस मिसाल में 4 घंटे की ड्यूरेशन में से अगर मैनेजमेंट ने यह तय कर लिया हुआ है कि जब प्रोसीजर 2 घंटे चल जाएगा तो हम मशीन में चेक कर लिया करेंगे, यानी 50% इज द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। ये मतलब है इसका, 50% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये इंस्पेक्शन यानी मशीन खोल के देखना महीने में 1 दफा होगा। जब भी प्रोसीजर रिपीट होगा तब तब होगा, यानी जब भी इस मशीन में यूनिट्स डलेंगे और उन्होंने 4 घंटे तक मशीन में रहना होगा, फिर निकलना होगा, हर दफा 2-2 घंटे बाद ये काम होगा। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का ये मतलब होता है कि एक दफा की जो प्रोसेस ड्यूरेशन है, मैनेजमेंट उसमें एक टाइम तय कर लेती है कि कितनी देर बाद हमने इसको चेक करना है ताकि पता चल जाए कौन से खराब हैं। उसको स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कहते हैं। और ये पूरे महीने में 1 दफा नहीं होना,
ये जब भी प्रोसेस ड्यूरेशन चलना है उसमें एक दफा होगा, वैसे 2-4 दफा भी हो सकता है, लेकिन फिर सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो सवाल में एक दफा ही होता है। पहले तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की बात बताएं, अगर समझ आइए तो। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझ आया? चलें, सर ज्यादा हिलाए बगैर लिख लें, वो निकल ना जाए बाहर। लिख लें अपने लिए, बस अपने लिए कुछ ऐसा लिख लें जो आप अपने आप को समझा सकें। ये बात अगली है, पहले स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन समझा दें अपने आप को। एक दफा फिर सुन लें भाई, जिनको अभी तक नहीं समझ आई अल्फाज। प्रोसेस ड्यूरेशन जो एक दफा की ड्यूरेशन है, एक महीना नहीं कह रहा, जो एक प्रोसेस ड्यूरेशन है, उसके अंदर मैनेजमेंट ने एक टाइम तय किया होगा कि कितना टाइम गुजरने के बाद मशीन खोल के चेक करेंगे कि कितने यूनिट्स खराब हुए ताकि उनको निकाल लें। ये मैनेजमेंट ने तय किया होगा और आपको एग्जाम वाला बता देगा। इस मिसाल में जो मैंने 4 घंटे की मिसाल रखी थी और 2 घंटे का टाइम कहा था, तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 50%। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से मुराद कि प्रोसेस कितना चल चुका हो कि हम मशीन खोल के देखें कि कितने यूनिट्स खराब हैं ताकि उनको निकाल के दोबारा मशीन बंद कर दी जाए। ये बात अभी लिखवा दूंगा, लेकिन हाँ सही, आप सही कह रहे हैं, सही है, ये बात लिखवानी है अभी। जी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन पे मजमून लिखने को कहा था, आपने लिख लिया। ये 2500 इनमें से है या इनके अलावा कोई तीसरी चीज है? इनमें से है। और ये 4000 इनमें से हैं या इनके अलावा कोई और चीज है? इनके अलावा है। तो ये और ये 2 अलग अलग चीजें हैं और ये इसी में से है, कोई तीसरी अलग चीज नहीं है। ये जो मिसाल सामने मैंने बनाई हुई है, अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 50% है, इंस्पेक्टेड यूनिट से मुराद जिनका इस महीने टेस्ट हो गया, यानी जिनकी हो गई इंस्पेक्शन, ये इस महीने इंस्पेक्ट हुए कि पिछले महीने हो गए थे? कैसे? क्योंकि 60% कंप्लीट हो गए थे तो ये पिछले ही महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, ये तो इस महीने इंस्पेक्ट नहीं हुए। ये इनमें से है ना, ये इनमें से है, ये इंस्पेक्ट हो गए कि नहीं? कैसे? इसका मतलब ये 20 के 20 सारे इंस्पेक्ट हो गए। ये पिछले महीने हो गए थे और इस 20 को कहने से पहले इसको देख लें कि ये इंस्पेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। हो गया क्योंकि 50 से ऊपर निकल गया, तो इसका मतलब कि इस महीने पूरे 20,000 इंस्पेक्ट हो गए। और अगर ये 80% होता, ये पिछले महीने इंस्पेक्ट हुए थे कि इस महीने हुए होंगे? इस महीने हुए होंगे, तो ये तो इस महीने इंस्पेक्ट होंगे। पहले मैं बात कर रहा था 50% की, तो उसमें इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने हो गए? 20। और अगर मैं मिसाल रख लूं कि 80% है, तो ये 4000 इंस्पेक्ट पहले हो गए थे कि इस महीने हुए? इस महीने हुए। ये 25 इंस्पेक्ट हो गए या नहीं हुए?
ये अभी नहीं हुए, इसलिए इनमें से निकाल लेते हैं। ये बात दोबारा देखिए, ये इस महीने आके इंस्पेक्ट हुए, क्योंकि पहले तो पहुंचे नहीं थे 80 तक, ये तो अब 80 तक मशीन पहुंचेगी तो इंस्पेक्ट होंगे। ये इस महीने इंस्पेक्ट हुए, ये 20,000 इंस्पेक्ट हुए कि नहीं हुए पहले इसको देखना है। 20 लिख जरूर लिए, लेकिन अब फैसला करना है कि इनमें से 2500 निकलने हैं कि नहीं निकलने। ये अभी इंस्पेक्शन तक नहीं पहुंचे, ये नहीं हुए इंस्पेक्ट, नहीं हुए इंस्पेक्टेड यूनिट्स 21,500। कुछ समझ आ रहा है? 65%, 65% ये भी इस महीने होंगे, और ये हो गए हैं, यानी 4,000 ऐड होंगे और 2500 लेस नहीं होंगे। चलिए दोबारा ये दोनों, ये भी दोबारा है, ये भी दोबारा सही बताएं यार, तो सीरियसली ना दोबारा के बस ऐसी फीस दिया तो दोबारा सही सीखता हूँ सीरियसली। 50% अगर इंस्पेक्शन स्टेज थी तो ये 4,000 पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, इस महीने नहीं हुए, उनको नहीं लिखना मैंने। ये 20 लिख लें, लेकिन ये इंस्पेक्ट हो गए या नहीं हुए, इसका मतलब पूरे के पूरे 20,000 इंस्पेक्ट हो गए। अगर इंस्पेक्शन स्टेज सवाल में 80% होती, ये इस महीने आके इंस्पेक्ट होते, और 20 लिखने तो हैं, बस देखना यह है कि वो माइनस करना है या नहीं करना। ये 2500 इनमें से हैं, तो ये इंस्पेक्ट हुए या नहीं हुए, चूंकि नहीं हुए अभी इसलिए माइनस कर दिया। अगर 65% है, ये 4,000 इस महीने इंस्पेक्ट हुए, लिख लिए, 20 लिख लिए, ये 2500 इंस्पेक्ट हो गए, तो जब हो गए तो इनमें से निकाल दें, तो इसलिए माइनस नहीं करना। 2500 फिर ऐड कर दो, माइनस नहीं करना तो नहीं, वो इन 20,000 में है ऑलरेडी, या तो माइनस करने हैं या नहीं करने हैं। ये सब कर क्यों रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने ना अभी एक नोट दिखवाया था कि नॉर्मल लॉस अगर परसेंटेज ऑफ और इंस्पेक्शन स्टेज भी है सवाल में, तो फिर ये नॉर्मल लॉस कैलकुलेट तो करना है। अच्छा, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट ही क्यों करना है भाई? क्योंकि क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, उस पर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखेंगे तो पता लगेगा कितना एएल है कितना एजी है। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस करनी है, तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स तो पता हो ना। अब अगर वो परसेंटेज की शक्ल में है तो उनको यूनिट्स तो बनाना है। तो अगर वो परसेंटेज ऑफ इनपुट है और इंस्पेक्शन स्टेज भी सवाल में है, तो वो परसेंटेज किसके ऊपर लगेगी? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। तो मैं इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालना बता रहा हूँ कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे लिखेंगे जी। इन तीनों में है। चलो फिर चौथा बताता हूं। इंस्पेक्शन स्टेज 40% करते हैं, 60 भी कर लेंगे। ये 4,000 इस 20 में शामिल हैं, ये या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग है, पक्की बात है। ये 2500 कोई तीसरी ही चीज है या 20 में से है? चलो शुक्र। अब या तो ये 20,000 बाकियों के साथ मिलकर इंस्पेक्ट हो गए या नहीं हुए। अगर ये 80% या लिखा सामने 80% या वो बता देता हूं, अगर ये 80% है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, तो ये 4,000 पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे या इस महीने आके होंगे? परसेंटेज देखना यार, पिछले महीने तक कितने परसेंट कंप्लीट थे ये? अगर आपका मिड टर्म एग्जाम कोर्स 70% कंप्लीट होने पे होता है, तो अगर कोर्स अभी 35% कंप्लीट हुआ है तो हो गया मिड टर्म? नहीं। तो ये पिछले महीने 60% कंप्लीट हुए थे, बस हो गए होंगे इंस्पेक्ट? नहीं, अब होंगे। तो इस महीने ये 4,000 इंस्पेक्ट होंगे। ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। क्यों? ताकि नॉर्मल लॉस अगर 5% है तो इस पे 5% लगे और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पता लगे।
ये 4000 इधर शामिल कर लिया। फिर ये 20,000 भी मशीनों में डले हैं, ये भी शायद इंस्पेक्ट हुए हों, इस 20 को यहां लिख लिया। जितने एडमिशन आ रहे हैं शायद उनका टेस्ट हुआ हो, जितने मशीन में डले हैं शायद उनका टेस्ट हुआ हो, इसलिए इस 20 को यहां लिख लिया। अब इस 20 में से है ये 2500 या ये कोई तीसरी चीज है? 80% इंस्पेक्शन स्टेज है, तो क्या ये 2500 इंस्पेक्ट हो गए या नहीं हुए? इसका मतलब आपको इंस्पेक्शन स्टेज नहीं सही समझ आ पा रही। ये पूरा प्रोसीजर है, 80% तक प्रोसीजर पहुंचता है तो इंस्पेक्शन होती है। 10 घंटे है टोटल टाइम, 8 घंटे पूरे होते हैं तो इंस्पेक्शन होती है। इनको मशीन में पड़े अभी 7 घंटे हुए थे, इनकी इंस्पेक्शन हो गई? नहीं हुई। इनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई तो ये 20 में ही है ना। ये क्या कैलकुलेशन हो रही है? तो 20,000 पूरे हुए हैं इंस्पेक्ट, उनमें से कितने नहीं हुए वो माइनस कर दी जी। अच्छा जी, 60 करके देखते हैं। %60 तक पहुंचते हैं तो इंस्पेक्ट हो जाते हैं। पहुंच गए थे, हो गए फिर ये इंस्पेक्ट। ये इस महीने में नहीं आएंगे। 20,000 ये इंस्पेक्ट हो गए, इसलिए माइनस नहीं होगा। नहीं गिवन होते। अच्छा चलो गिवन, हाँ हमने निकालने होते। लेकिन जो एब्नॉर्मल लॉस जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे कैलकुलेट करेगा, वैसे भी क्वांटिटी स्केड्यूल से निकालते हैं सर। वो तो डेट की बेसिस पे निकालते हैं, मतलब पूरा जितना भी इनपुट किया जितना भी आउटपुट हुआ वहां से माइनस करके क्वांटिटी स्केड्यूल से निकलता है। हाँ एब्नॉर्मल, यानी नॉर्मल लॉस जो है वो एक्सपेक्टेड यूनिट्स के थ्रू निकलता है, और एब्नॉर्मल लॉस जो है वो टोटल बिल्कुल ऐसे ही। सर ये क्या बात है? तो मतलब एब्नॉर्मल लॉस भी एक्सपेक्टेड यूनिट्स की यूनिट्स में से नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल लॉस के एक्सपेक्टेड यूनिट्स में से देता हूं जवाब। ये जो भी सारी कहानी समझाई, अगर समझ आई है बात और आप उसको आगे कॉन्सेप्चुअली लेके चल सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, चलें, कोई मसला नहीं। फिर भी मैं एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो फार्मूला चला के देख लें, काम आ जाए शायद। इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट करने का फार्मूला बता रहा हूं आपको, है वो यही जो भी बताया यहां। इसमें आप इनपुट के यूनिट लिखें, यानी इनपुट तो लिखें ही लिखें। ओपनिंग के यूनिट्स को ऐड और क्लोजिंग के यूनिट्स को लेस। लेकिन ये दोनों लाइनें, यानी दोनों में से हर एक के लिए ये तब आएंगी इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है। जैसे इस मिसाल में इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60 है और स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम है, तो फिर यहां लिखना है, ये लिख लिया। क्लोजिंग 70% कंप्लीट था, इंस्पेक्शन 80% है, तो क्लोजिंग उससे कम है इसलिए लेस होगा, ये लेस हो गया। इधर देख लेते हैं 65%। ओपनिंग 65 से कम है, हाँ जी ऐड होगा। क्लोजिंग 65 से कम है, 70 65 से कम है, कम है नहीं तो लेस नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्चुअली सोच के चलना है बिल्कुल चलें, लेकिन अगर नहीं और अगर हाँ भी, फिर भी ना पेपर में ना इतने नर्व्स नहीं काबू में होते कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेस पे चल सकें, इसलिए मैं आप टाइम भी कम होता है, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप फार्मूला लगाएं जरूर, फॉलो फार्मूला करें, लेकिन बार बार अपने आप को उसकी लॉजिक जरूर दोहराते रहें। मैं जितने फॉर्मेट्स आपको सिखा रहा हूं आप फॉलो करें फॉर्मेट्स को, लेकिन बार बार अपने आप को उनकी लॉजिक्स दोहराते रहें, ऐसे इंप्रूवमेंट होगी।
ये इंस्पेक्टेड यूनिट्स का फार्मूला। सवाल लिखें, लिखें लिखें, सवाल लिखें, सवाल लिखें, सवाल लिखें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 यूनिट्स है। 3000 65% कंप्लीट, 65% कंप्लीट। इनपुट 35,000 यूनिट्स, 35,000 35,000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2400 यूनिट्स, 2400 यूनिट्स। और इनके साथ ब्रैकेट में लिखिए 80%, 80% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज, इंस्पेक्शन स्टेज 70% है। इंस्पेक्शन स्टेज 70% है। नॉर्मल लॉस 5% है, बस 5%, तो फिर इंस्पेक्टेड का ही होगा। आउटपुट, आउटपुट 33050, 33050। क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी स्केड्यूल। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000, इनपुट 35,000, क्लोजिंग 2400। नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी है? 70। तो ओपनिंग इस महीने में होंगे प्लस इनपुट। क्लोजिंग हो गए या नहीं हुए? 80% तक पहुंच गए हैं, हो गए इंस्पेक्ट, तो माइनस नहीं होंगे। ये नॉर्मल लॉस 1900 और एक लाइन छोड़ के 650 क्या है? लॉस है। एक नोट और लिख लें और होमवर्क का सवाल सुन लें। हाँ जी, एक नोट ये है, नोट ये और लिख लें, और वो भी बिल्कुल लॉजिकल बात है। अगर इंस्पेक्शन स्टेज 80% थी तो 80% तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ढक्कन खोला, जो खराब यूनिट्स थे वो निकाल दिए, तो वो जो निकाल के फेंके वो कितने परसेंट कंप्लीट हुए थे? 80%। तो जो आपको सवाल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है वही स्टेज ऑफ कंप्लीशन है एएल और एजी के लिए। जो आपको क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है उतनी ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन है एएल और एजी के लिए। जो क्वेश्चन में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है उतनी ही एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन है। और होमवर्क है स्प्रिंग 2015
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 स्प्रिंग 15। मैंने कहा कि जो सवाल में स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है, जैसे अभी जो सामने किया इसमें क्या थी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, अभी सवाल में क्या थी 70%। तो ये जो ज़ाया हुए हैं 650, ये कितने परसेंट कंप्लीट हैं 70%, क्योंकि 70% पे ढक्कन खोला, ये खराब थे, इनको निकाल लिया, तो इन पे फिर काम भी 70% ही हुआ था। तो मैंने कहा कि जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है उतनी ही एएल और एजी की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।